एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग रूरल बैंकिंग विच इज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ CAIIB उसके इंपॉर्टेंट केस स्टडीज और MCQs डिस्कस करेंगे। तो पूरे सेशन को जरूर से एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। इन सभी वीडियोस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सो PDF एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। So let's start with our today's session. So first case read करते हैं आज का। केस है A small farmer named Rajpal cultivates paddy on 2 hectares of land. Scale of finance for paddy given is 30,000 per hectare. Rajpal is in the need of short-term credit limit from the bank. Answers the questions 1, 2, 3 based on it. ओके तो ये केस है, स्मॉल फार्मर है जो कल्टीवेट करता है पैडी ऑन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और स्केल ऑफ फाइनेंस गिवन है फॉर पैडी दैट इज 30,000 और उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट की रिक्वायरमेंट है। अब इस पर बेस्ड हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर क्रॉप्स विच इज एस्टिमेटेड पर हेक्टेयर और पर एकड़ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज डिटरमाइंड बाय डैश। Options are National Level Technical Committee, Option B Block Level Technical Committee, Option C District Level Technical Committee, Option D NABARD। सो स्केल ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें चाहिए रहता है जब भी हम KCC लिमिट अराइव करते हैं अपने बैंक में। ओके स्केल ऑफ फाइनेंस जो होता है वो कौन एस्टिमेशन इसका देता है। डिफरेंट क्रॉप्स का स्केल ऑफ फाइनेंस डिफरेंट रहता है क्योंकि हर क्रॉप का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अलग अलग आता है। सो स्केल ऑफ फाइनेंस इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन सी DLTC। तो ये कौन स्केल ऑफ फाइनेंस डिटरमाइन करता है, इस पर पहले भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी स्केल ऑफ फाइनेंस को डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लिमिट फॉर ऑफ राजपाल इन द फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर का आपको इसको निकालना है कि इसका कितना क्रॉप लोन लिमिट होगा जिसको मिलेगा। सो फॉर्मूला क्या होता है क्रॉप लोन लिमिट फाइंड आउट करने का। इसका फॉर्मूला होता है स्केल ऑफ फाइनेंस इनटू एरिया अंडर कल्टीवेशन प्लस 10% और उनको एडिशनल मिलता है। किस लिए मिलता है, जिससे कि वो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये सब मीट कर सके। प्लस 20% और एडिशनल मिलता है जिससे वो रिपेयर्स मेंटेनेंस के खर्चे पूरे कर सके फार्म असेट्स में। साथ में अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो उससे रिलेटेड खर्चे पूरे कर सके। सो ये फॉर्मूले से आपकी क्रॉप लोन लिमिट निकलती है। सो स्केल ऑफ फाइनेंस इसमें दिया है, स्केल ऑफ फाइनेंस पैडी का कितना है 30,000 पर हेक्टेयर और ये जो पैडी उगा रहा है 2 हेक्टेयर्स में उगा रहा है। सो 30,000 इंटू 2 कर देंगे, जो इसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ रहा है पैडी उगाने का वो 60,000 आ रहा है क्योंकि 30,000 पर हेक्टेयर तो दिया ही है एज पर DLTC और वो पर एक हेक्टेयर का 30,000 है, 2 हेक्टेयर में उगाएगा तो उसको 60,000 कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आएगा। बट इसमें बैंक एडिशनल 10% और 20% देती है क्योंकि फार्मर के और भी खर्चे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज का खर्चा है, ओके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने वो सब खर्चे हैं। ओके तो ये आपका 60,000 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, एक तरीके से 60,000 पहले यहाँ लिख देते हैं। अब इसका एडिशनल जो 10% मिल रहा है वो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस और इन सब के लिए मिल रहा है। सो 10% ऑफ 60,000 कर दीजिए, तो 6,000 आ गया और एडिशनल 20% मिल रहा है रिपेयर्स मेंटेनेंस इंश्योरेंस के लिए। सो 20% ऑफ 60,000 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 12,000। सो टोटल क्रॉप लोन लिमिट कितनी बन गई, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसका पैडी का लग रहा है जो कि है 60,000 प्लस एडिशनल जो उसको 10% मिला फॉर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल प्लस 20% जो और एडिशनल मिला, सो प्लस 12,000। सो आपका आंसर आ गया 78,000। तो फर्स्ट ईयर की उसकी लिमिट बन गई 78,000। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि उसकी मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट निकालनी है, KCC लिमिट निकालनी है, तो KCC जो होता है इट इज उसका पूरा जो लिमिट होता है इट इज वैलिडिटी फॉर 5 ईयर, 5 साल की वो पूरी लिमिट निकलती है।
बस अगर आपके इस फॉर्मूले से फर्स्ट ईयर की लिमिट आ जाती है तो हर साल उसको एडिशनल 10% और इंक्रीज करके दिया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है और कॉस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है, इसलिए सेकेंड ईयर में इसी का 10% और एडिशनल मिल जाएगा, मतलब 78,000 प्लस 7,800। तो उस तरीके से सेकेंड ईयर की आ जाएगी। थर्ड ईयर में आपको और एडिशनल 10% कर देना है। वैसे 10% इंक्रीज करते हुए फिफ्थ ईयर की जो लिमिट आती है वो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट या केसीसी लिमिट कहलाती है। ओके, इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की निकालनी थी, तो आपका आंसर ऑप्शन बी यानी कि 78,000 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आपका थ्योरेटिकल या फिर इस तरीके का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों आ सकता है। ओके, ये देखिए मैंने लगभग हर क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी मेंशन किया है, उस जो कि आप हमारे पीडीएफ से रीड कर सकते हो, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बजट 25-26 इट वाज अनाउंस्ड दैट मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वेरिएंट ऑफर 7% इंटरेस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन अप टू डैश थ्रू केसीसी। ऑप्शंस आर 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs। तो ये क्योंकि एक रीसेंट अनाउंसमेंट थी तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पर्पसली इसमें ऐड किया है मैंने। सो वैसे देखिए जो अब तक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो चली आ रही थी केसीसी के अंदर, वहां पे 7% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता था। ओके, और वहां पे लोन लिमिट रहती थी अप टू ₹3 lakhs। 3 lakhs तक के लोन 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाते हैं अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन। तो अगर बैंक का मान लीजिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2% गवर्नमेंट की तरफ से सबवेंशन बैंक्स को मिलता था। ओके, तो फार्मर्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था फॉर द लोन अप टू 3 lakhs, दैट इज ओनली 7%। और साथ में अगर वो फार्मर्स प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर दे, मतलब जो उनका टाइमली रीपेमेंट अगर उसमें कर देता था, तो उसको एडिशनल 3% का सबवेंशन फार्मर्स को मिलता था। यानी कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मर्स के लिए रहता था दैट इज 4% पर एनम, क्योंकि वैसे भी उनको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट पे उनको 3% का और छूट मिल जाता था, तो जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में पे करना पड़ता था दैट इज ओनली 4%। बट अभी रिसेंट बजट 25-26 में मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आई, जिसमें ये बोला कि 7% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा फॉर द लोन अप टू 5 lakhs लिमिट। सो ऑप्शन सी आंसर है, वरना इंटरेस्ट सबवेंशन जो अब तक थी उसमें 3 लाख तक के लोन के लिए ये था कि 7% पे लोन मिल जाएगा। ओके, MISS के अंदर में डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारी एलिड एक्टिविटीज भी कवर हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन पूछे, वर्ड में मॉडिफाइड हो तो 5 lakhs, सिर्फ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पूछे तो 3 lakhs आंसर होगा। ओके, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन अप टू 3 lakhs प्लस एडिशनल 3% सबवेंशन इज गिवन इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are correct regarding security norms for financing under Kisan credit card? Option A, primary security for financing under Kisan credit card is the hypothecation of crops which are grown or the assets to be created. Option B, RBI has raised the limit for collateral free agriculture loan including KCC to 2 lakhs per borrower, an increase from the previous 1.6 lakhs limit. Option C, with the specific tie-up for recovery, banks waive the collateral up to 3 lakhs. Option D, all are true. सो ये सिक्योरिटी नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए कि कितने लोन लिमिट तक में कितना सिक्योरिटी बैंक रखवाती है, प्राइमरी सिक्योरिटी के थ्रू कितने पे फाइनेंसिंग कर देती है, कितना लोन पे कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाती है। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अभी तक क्या था कि 1.6 लाख तक के लोन तक में बैंक क्या है, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेती थी, सिर्फ प्राइमरी सिक्योरिटी लेती थी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब जो बैंक के फाइनेंस से फार्मर ने क्रॉप्स उगाए हैं या किसी भी तरीके की असेट क्रिएट करी आउट ऑफ दैट बैंक फंड, तो उस पे बैंक अपना सिक्योरिटी मार्क करती थी। बाकी कोई एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ लैंड या कुछ नहीं लेती थी। तो इसी लिमिट को अभी आरबीआई ने इंक्रीज करके 2 lakhs कर दिया है। तो अब बैंक्स क्या है, 2 lakhs तक के लोन के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेती है। साथ में अगर टाई अप अरेंजमेंट में बैंक्स ने लोन दिए हैं, जहाँ पे टाई अप अरेंजमेंट है फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स, तो वहां बैंक को ज्यादा रिलैक्सेशन बैंक वहां पे प्रोवाइड कर देती है बिकॉज ऑफ द मोर सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द बैंक्स।
तो वहां पर विदाउट कोलेटरल 3 लाख तक का लोन बैंक दे देती है। ओके, टाई अप अरेंजमेंट में 3 लाख तक का लोन बैंक दे देती है विदाउट टेकिंग कोलेटरल एंड, और अदरवाइज अगर नॉन टाई अप अरेंजमेंट है वहां पे 1.6 लाख तक का लोन देती थी विदाउट कोलेटरल, जो कि आरबीआई ने रिसेंट में इंक्रीज करके 2 लाख कर दिया है। तो ये सब सारे रीसेंट चेंजेस है जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ये अलग से मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। Mr. Mohan, a small farmer from Maharashtra, cultivates cotton on 2 hectares of land. He enrolls in a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for the Kharif season. The sum insured for cotton is 50,000 per hectare. During the season, heavy rainfall damaged a significant portion of his crop. After crop cutting experiments and the assessment by the insurance company, it is found that Mr. Mohan has suffered 40% yield loss. आंसर द क्वेश्चंस 5 एंड 6 बेस्ड ऑन इट। तो ये जो केस है बेस्ड है ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें कि जो मिस्टर मोहन है उसने खरीफ क्रॉप कॉटन जो उसने 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड में उगाई थी उसके लिए इंश्योरेंस कर रखा था, जो उसका सम इंश्योर्ड है दैट इज 50,000 पर हेक्टेयर। फिर हैवी रेनफॉल के कारण उसका क्रॉप डैमेज हुआ, जिसमें ये पाया गया कि देयर वाज अ लॉस ऑफ 40% यील्ड। ठीक है, तो ये चीजें आपको गिवन है इन द केस स्टडी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। As per the case study, how much premium did Mr. Mohan pay under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो कितना प्रीमियम इसमें उसने पे किया? सो देखिए उसका टोटल सम इंश्योर्ड कितना है वो आप निकालोगे, प्रीमियम कितना पे किया उसके लिए टोटल सम इंश्योर्ड कितना है 50,000 पर हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर पे वो उगा रहा है। सो टोटल सम इंश्योर्ड इज ₹50,000 इंटू 2, तो टोटल सम इंश्योर्ड है 1 लाख। अब हमें प्रीमियम पता होना चाहिए, पीएमएफबीवाई में काफी नॉमिनल प्रीमियम फार्मर्स को पे करना पड़ता है। अगर खरीफ क्रॉप्स है तो 2% प्रीमियम रेट, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है पहले एग्जाम में, कितना परसेंटेज इज प्रीमियम। रबी क्रॉप्स में 1.5% है और कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे 5% है। अब ये कॉटन का पूछा है, कॉटन ये भी मेंशन है खरीफ सीजन के लिए लिया है, खरीफ क्रॉप के लिए, तो 2% उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो प्रीमियम पेड इज 2% ऑफ 1 लाख। तो राइट आंसर हो गया 2000। ओके, 2%, क्योंकि खरीफ क्रॉप है तो ये परसेंटेजेस आपको पता होने चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाते। सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन होता फॉर द रबी क्रॉप, ओके फॉर एग्जाम्पल ये बीट के लिए होता, तो उस पे आप 1.5% करते। कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप होता, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, टी कॉफी कॉमर्शियल क्रॉप्स, तो वहां 5% प्रीमियम रेट है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको इसी तरीके की केसेस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the assessed crop loss given is 40%, what compensation did Mr. Mohan receive? तो इसमें ये लिखा है कि 40% उसको ईड लॉस हुआ है, 1 लाख का उसका सम इंश्योर्ड था, तो उसको एक्चुअल कंपनसेशन कितना मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले अगेन टोटल सम इंश्योर्ड कितना था मिस्टर मोहन का, सो 50,000 इंटू 2 वही करेंगे। 50,000 पर हेक्टेयर का इंश्योरेंस ले रखा था, 2 हेक्टेयर में क्रॉप उगा रखा था, सो 1 लाख का उसका सम इंश्योर्ड था। अब जो उसको एक्चुअल लॉस हुआ है दैट वाज असेस्ड बाय द कंपनी इज 40%। सो 40% का उसका एक्चुअल लॉस है। सो 40% ऑफ 1 लाख कितना हो गया 40,000। सो उसको क्लेम कितना मिलेगा, जितना उसका सम इंश्योर्ड है या जितना उसका लॉस हुआ है, विच एवर इज लोअर ऑफ द टू। ओके, लॉस जो एक्चुअल हुआ है और या जितना सम इंश्योर्ड है उसका लोअर ऑफ द टू, उसको जो कम अमाउंट होगा वो मिलेगा। तो उसका एक्चुअल लॉस अगर 40,000 का ही हुआ है, भले ही उसने 1 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा था, बट उसको जो क्लेम मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ₹40,000। ओके,
तो देखिए क्वेश्चन इजी है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एग्जाम में ये नहीं कर पाओगे, आपको टफ लगेंगे ये केसेस। इसीलिए इस टाइप के केसेस जैसे कि एग्जाम में आते हैं वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विच इज ₹40,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? Option A, providing banking access to every village within a 5 kilometer radius or hamlet of 500 households in hilly areas. Option B, providing basic bouquet of financial services to every adult. Option C, promoting financial literacy and education. Option D, all of the above. सो NSFI नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके सारे ही मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो सके रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हर एक जो भी हिली एरियाज है, जो वहाँ पे जो विलेजेस है वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी क्योंकि काफी कम है, तो उसमें लिखा है कि एटलीस्ट कोई भी एक टच पॉइंट होना चाहिए, वेदर इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच और द BC आउटलेट। सो बैंकिंग सर्विसेज मिल रहे विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस पे एक ना एक बैंकिंग आउटलेट होना चाहिए। साथ में बेसिक बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें आपका नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट आ जाता है, माइक्रो पेंशन प्रोडक्ट्स, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो वो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज हर एक अडल्ट को मिल सके। साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन प्रमोट हो सके। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which scheme government aims to provide high quality affordable generic medicines and healthcare products at significantly lower prices? Options are प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन बी दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री भारतीय आयुर्वेदा योजना। कौन सी स्कीम है जिसके अंडर में गवर्नमेंट चाहती है कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो कम रेट पे मिल सके, जिससे लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे कम हो सके? राइट आंसर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसकी मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। साथ में जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम में, दैट इज PMBI, विच इज फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नमेंट का क्या टारगेट है? गवर्नमेंट का टारगेट है टू ओपन 25,000 जन औषधि केंद्रास बाय मार्च 2027। अराउंड 16,000 कुछ ओपन हुए हैं, तो अराउंड 25,000 इस तरीके के जन औषधि केंद्रास ओपन हो सके बाय मार्च 2027, जिससे कि ब्रांडेड मेडिसिन की जगह लोग को क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल रेट्स पे मिल सके और उनका आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, to provide relief to the farmers availing short-term crop loans and affected by natural calamity, how much interest subvention should be made available to the banks for the first year on the restructured loan amount? Option है 1% per annum, option B 2% per annum, option C 4% per annum, option D 7% per annum। देखिए पहले तो कि कोई भी चीज नेचुरल कैलामिटी है कि नहीं है, कोई भी इंसिडेंट नेचुरल कैलामिटी है कि नहीं है, इसको डिक्लेयर कौन करता है? गवर्नमेंट ही कर सकता है। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास ही राइट होता है टू डिक्लेयर एनी इंसिडेंट और एन इवेंट एज अ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी। अगर नेचुरल कैलामिटी हुई है उसकी वजह से लोन्स रिस्ट्रक्चर करे गए हैं फार्मर्स के, तो उस केस में जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज 2% पर एनम। उसके बाद सेकेंड ईयर से नॉर्मल रेट ही लगता है। साथ में इसमें अगर रिलीफ देना है फार्मर्स को तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलीफ के लिए क्रॉप लॉस जो उनका मिनिमम होना चाहिए, दैट क्रॉप लॉस असेसमेंट शुड बी एटलीस्ट 33%। ओके, तो वो कम से कम 33% या मोर उनका क्रॉप लॉस होना चाहिए, तभी उनको रिलीफ मेजर्स फार्मर्स को मिलते हैं। यहाँ पे बैंक्स उनका रीपेमेंट पीरियड भी एक्सटेंड कर देती है जिससे कि वो इजिली लोन रीपे कर सके। अगर उनका लॉस हुआ है बिटवीन 33% टू 50%, अगर क्रॉप लॉस हुआ है तो उनका रीपेमेंट पीरियड जो होता है
वो 2 ईयर्स का हो जाता है। और अगर लॉस उनका जो रिस्ट्रक्चर्ड पीरियड होता है, अगर लॉस उनका 50% उससे ज्यादा लॉस हो गया, 50% उससे ज्यादा, तो जो रिस्ट्रक्चर्ड पीरियड होता है रीपेमेंट का, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का उनका रीपेमेंट पीरियड बढ़ सकता है अगर उनका क्रॉप लॉस असेस इज 50% मोर। अदरवाइज अप टू 50%, 33 to 50%, क्योंकि मिनिमम 33% तो क्रॉप लॉस होना ही चाहिए, तभी रिलीफ मेजर्स मिलेंगे, तभी ये रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह के बेनिफिट मिलेंगे। साथ में फर्स्ट ईयर में 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू रिलीफ मेजर्स प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम बैंक्स प्रोवाइड टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल अप टू डैश एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डैश पर एनम टू द वीकर सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी। Options are rupees 10,000 and 2%. Option B rupees 12,000 and 6%. Option C rupees 15,000 and 4%. Option D rupees 20,000 and 7%. So right answer है ऑप्शन सी। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के अंदर में जो वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं, जिनका फैमिली इनकम काफी लोअर साइड में होता है, विच इज like less than 18,000 in rural areas and less than 24,000 in urban areas, तो उनको काफी रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलते हैं। तो उनको 15,000 तक का लोन्स मिल जाता है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ओनली 4%। साथ में हाउसिंग वगैरह के लिए ये लिमिट इंक्रीज हो जाती है, दैट इज अप टू ₹20,000। बैंक्स को भी ये जरूरी है, दे शुड इंश्योर कि जो 40% जो DRI लोन्स जो बैंक दे रही है, विच इज एट द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, that should go to SC/ST borrowers because they are considered to be more economically weaker sections. Okay. Next question. Financial Inclusion Index (FII) comprises of 3 broad parameters. Which among the following is not one of them? Options are access, option B usage, option C quality, option D quantity. तो राइट आंसर है क्वांटिटी। सो FII इंडेक्स होता है विच इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो कि एक स्कोर प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू कंट्रीज कितना प्रोग्रेस कर रही है टुवर्ड्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, कितने लोगों तक पहुंच रही है सर्विसेज, कितना अवेलेबिलिटी है फाइनेंशियल सर्विसेज का, यूजेज कितना हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी तो है बट कितना लोग उसको यूज कर रहे हैं, विच कुड बी मेजर्ड कि कितने एक्चुअल में अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं। ओके और क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, कितना कंप्लेंट्स कम आ रहे हैं। ओके तो इसमें जो ये 3 कंपोनेंट्स इनके डिफरेंट वेटेजेस है जो याद रखना है, जहाँ एक्सेसिबिलिटी वेटेज को 35% वेटेज दिया जाता है, यूसेज कंपोनेंट को 45% वेटेज दिया जाता है और क्वालिटी एस्पेक्ट को 20%। अगर FI इंडेक्स में बात करें, सो जो इंडिया का स्कोर है वो इंक्रीज हो गया है, दैट इज 67। तो स्कोर भी पता होना चाहिए इन 2025 में, और जो पुराना स्कोर था वो था 64.2। सो ये सब लेटेस्ट चेंजेस भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। FI इंडेक्स में लेटेस्ट जो स्कोर इन 2025 ऑफ इंडिया है 67। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट ईयर से, क्योंकि और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज की बढ़ी है, फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों ने ज्यादा यूज करनी चालू करी है, अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है। तो ये साथ में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स इनका क्या वेटेज है ये भी आपको याद रखना है। एक्सेसिबिलिटी का 35%, 45% और 20% इन द कैलकुलेशन ऑफ FI इंडेक्स स्कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a mobile application by the India's Ministry of Finance, that is Department of Financial Services and National Informatics Center, acting as a guide to find all the nearby financial touch points like bank branches, ATMs and bank mitras. Options are Jan Dhan Darshak app, option B Kisan Suvidha app, option C Ustad app, option D E-Naam. सो राइट आंसर है ऑप्शन ए जन धन दर्शक ऐप। तो ये जन धन दर्शक ऐप ये लॉन्च किया गया था जिससे कि लोग ये पता लगा सके कि उनके आसपास एरिया में कहाँ पर बैंक्स है, कहाँ पे
एटीएम्स लोकेटेड है या कहाँ सीएसपी सेंटर्स है। ओके, नेक्स्ट ई शक्ति बाय डैश इज अ प्रोजेक्ट फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया। ऑप्शंस आर आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी नेशनल हाउसिंग बैंक। सो ई शक्ति आपको प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, इट वाज लॉन्च्ड बाय नाबार्ड एंड दिस इज फॉर द प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड था, रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में आ चुका है जहां प्रोजेक्ट का नाम पूछा था। ओके, तो प्रोजेक्ट का नाम है ई शक्ति जो कि नाबार्ड ने लॉन्च किया था। तो ये पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का सारा डेटा रजिस्टर्ड रहता है, उनकी मेंबर डिटेल, उनकी सेविंग्स, उनकी बोरोइंग्स डिटेल, उनका रीपेमेंट हिस्ट्री। सो इट हेल्प्स इन डिजिटाइजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिससे कि पूरा डिजिटाइज मोड में उनका सारा रिकॉर्ड्स रहेगा। सो इट विल बी इजियर फॉर देम टू गेट एन एक्सेस टू द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, उसी के लिए ये प्रोजेक्ट आया था जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सारा डेटा रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज मोड में मेंटेन किया जा सके, प्रॉपर उनका रिकॉर्ड्स रहेगा तो उनको इजी एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज की फ्रॉम द बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रोवाइड्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ डैश टू डैश ईयर्स। ऑप्शंस आर 18 to 50 years, ऑप्शन बी 18 to 60 years, ऑप्शन सी 18 to 70 years, ऑप्शन डी 18 to 65 years। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है विच कवर्स द एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 70 years। तो इसमें जो कवरेज होता है इस स्कीम में वो आपको याद रखना है, डेथ के केस में या फिर टोटल डिसेबिलिटी के केस में जहां पर देयर इज अ लॉस ऑफ बोथ द आईज और बोथ द लिम्स, उस केस में जो कवरेज रहता है दैट इज ₹2 lakhs। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है विच मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ ओनली वन हैंड, वन लेग और वन आई, सो पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में जो कवरेज है दैट इज ₹1 lakh। जो प्रीमियम अमाउंट इसमें पे करना पड़ता है दैट इज ₹20 पर एनम। पहले ₹12 हुआ करता था, फिर बाद में इंक्रीज करके ₹20 कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू सुरक्षा बीमा योजना। वैसे ही आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, वो याद रखिएगा। उसमें जो एज ग्रुप कवर होता है दैट इज 18 to 50 years, बट इसका बेनिफिट मिल सकता है अप टू 55 years। मतलब 50 के बाद आप नया जन इनरोल नहीं हो सकता, बट इसको रिन्यू कर करके 55 तक इसका बेनिफिट ले सकता है। तो वैसे भी ये 1 year की ही होती है। ओके, तो आपने ऑटो डेबिट लगा रखा है तो 55 years तक आप कर सकते हो, बट न्यू इनरोलमेंट कैन नॉट बी डन आफ्टर 50। इसीलिए इसमें जो एज लिमिट होती है दैट इज 18 to 50 years और सुरक्षा बीमा योजना में 18 to 70 years है। इसमें जो कवरेज होता है दैट इज ₹2 lakhs, क्योंकि इस पे डेथ के ऊपर ही पैसा मिलता है, नाम ही है जीवन ज्योति बीमा योजना, सो इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। ओके, और सुरक्षा बीमा आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the statement is incorrect regarding Tendulkar's recommendation on poverty estimation? Option A, the committee recommended using modified mixed reference period based estimates. Option B, Tendulkar committee found that all India poverty line for 2004-05 was rupees 446.68 per capita per month in rural areas and rupees 578.80 per capita per month in urban areas. Option C, incorporation of private expenditure on health and education was also done while estimating poverty. Option D, the committee recommended new method of updating poverty line, adjusting for the changes in the prices and the patterns of consumption. So कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। पहले क्या था, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूज किया जाता था, तेंदुलकर कमेटी ने इसी को रिप्लेस किया विद द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। अब मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में इन्होंने ये बोला कि इसमें क्या है, दो तरीके से हम लोग इंटरवल लेंगे, क्योंकि कुछ चीजों का कंजम्पशन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है और कुछ चीजों का उतना फ्रीक्वेंटली कंजम्पशन नहीं होता है। सो 7 डे पीरियड लेंगे जो कि मेनली फूड आइटम्स है जिनका फ्रीक्वेंट कंजम्पशन होता है, और 30 डेज का टाइम पीरियड लेंगे जिनका कंजम्पशन लेस फ्रीक्वेंटली होता है, जैसे क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ। ओके, उसके बेसिस पे हम लोगों को ज्यादा
अच्छे से पता लग पाएगा रिलेटेड टू मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड इन्होंने कहा। मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जो था ये रंगराजन कमिटी ने जब पावर्टी लाइन एस्टिमेशन की बात आई तो उन्होंने यूज किया था। रंगराजन कमिटी ने मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड, जहां इन्होंने 3 पीरियड की बात करी। 7 डे 30 डे तो करी ही जैसे तेंदुलकर कमिटी ने करी, साथ में 365 डेज की भी बात करी। तो इन्होंने कहा 7 डेज पे हम लोग वो आइटम रखेंगे जो पेरिशेबल होते हैं, फ्रूट्स, वेजीज, मीट, फिश, जिनका जल्दी जल्दी लोग खरीदते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, कंज्यूम करते हैं। 30 डेज पे हम लोग है जैसे फ्यूल है, लाइटनिंग है, रेंटल सर्विसेज, ये सब वो जो कि मंथली मंथली खर्चा होते हैं लोगों के, वो 30 डेज में पीरियड रखेंगे। और 365 डेज में जिनका बहुत ही इनफ्रीक्वेंट परचेजिंग होती है जैसे क्लोथिंग, फुटवेयर, मेडिकल केयर, एजुकेशन, ड्यूरेबल्स, वो 365 डेज में रखेंगे। सो मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड रंगराजन कमिटी ने यूज किया था और तेंदुलकर ने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज किया था। बाकी आपको तेंदुलकर कमिटी ने पावर्टी लाइन किस हिसाब से बताई थी वो भी याद होना चाहिए। रंगराजन ने पावर्टी लाइन क्या एस्टिमेट करी थी कितने कंजम्पशन के हिसाब से, वो भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना? ऑप्शन ए, देयर विल नॉट बी एनी कंडीशंस अटैच्ड फॉर द ओडी अप टू ₹2000। ऑप्शन बी, existing OD limit of 5,000 to be raised to 10,000. Option C, age limit for availing OD facility to be revised from 18 to 60 years to 18 to 62 years. Option D, accidental insurance cover for the new RuPay card holders to be raised from 1 lakh to 2 lakhs to the new PMJDY accounts opened after 28th August 2018. जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर में एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को ओडी फैसिलिटी मिलती है, उससे रिलेटेड ये ऑप्शंस हैं। सो कौन सा फॉल्स है? ऑप्शन सी फॉल्स है। एज लिमिट इसमें बढ़ा के 18 to 65 ईयर्स कर दी है, नॉट 62 ईयर्स। साथ में 2000 तक के लिए कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है, वरना क्या है, एटलीस्ट 6 मंथ्स का अच्छे से ऑपरेशन होना चाहिए। और जो विमेन मेंबर होती है, विमेन अकाउंट होल्डर्स, उनको ही क्या है इसमें ज्यादा ओडी मिलती है। ओडी की लिमिट भी 10,000 कर दी गई है अंडर दिस स्कीम। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो कि रूपे कार्ड्स में इनबिल्ड होता है वो भी 2 लाख का कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉयर उद्यमी योजना प्रोवाइड्स डैश एज अ सब्सिडी फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू कॉयर यूनिट्स विद द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू डैश। ऑप्शंस आर 50% सब्सिडी फॉर अप टू ₹20 lakhs, 40% सब्सिडी फॉर ₹10 lakhs, 55 सब्सिडी फॉर ₹25 lakhs, ऑप्शन डी 25% सब्सिडी ऑन ₹5 lakhs। सो कॉयर उद्यमी योजना है जिससे ज्यादा से ज्यादा कॉयर यूनिट्स होती है उनको बूस्ट मिल सके, क्योंकि वो भी काफी एम्प्लॉयमेंट, काफी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। सो फॉर द कॉयर यूनिट्स जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट है अप टू 10 lakhs, उसमें सब्सिडी मिलती है अप टू 40%। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका याद रखना, फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 10 lakhs। तो इसमें फाइनेंसिंग है, जैसे सब्सिडी मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से 40%, फिर रिमेनिंग 60% की रिक्वायरमेंट है कॉस्ट को मीट करने के लिए, तो उसमें 55% तक का लोन बैंक से मिल जाएगा और जो बेनिफिशियरी है उसको अपना कंट्रीब्यूशन खुद से लाना पड़ेगा, दैट इज अप टू 5%। तो इस तरीके से जो भी न्यू कॉयर यूनिट सेटअप हो रही है इस तरीके से अपनी फाइनेंसिंग कर सकती है। ओके, बट दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर दोज कॉयर यूनिट्स हुज प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अप टू ₹10 lakhs। तो 10 lakhs तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट में 40% तक की सब्सिडी मिल जाएगी, 55% तक का वो बैंक से लोन ले सकते हैं और 5% उनको खुद से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लाना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज हैविंग अ कल्टीवेबल कमांड एरिया ऑफ मोर देन डैश। ऑप्शंस आर 2000 हेक्टेयर्स, ऑप्शन बी 5000 हेक्टेयर्स, ऑप्शन सी 10,000 हेक्टेयर्स, ऑप्शन डी 20,000 हेक्टेयर। सो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट उनको बोला जाएगा जिनका कल्टीवेबल कमांड एरिया है मोर देन 10,000 हेक्टेयर। सो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मेजर, माइनर, मीडियम ऐसे डिवाइड किया है जिससे उसके हिसाब से पता लगा जा सके कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना फंडिंग उनको रिक्वायरमेंट है। सो मेजर का हमने देखा, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो आएंगे जिनका कल्टीवेबल कमांड एरिया है ग्रेटर देन
10,000 हेक्टेयर्स का। मीडियम में वो आएंगे जिनका कल्टीवेबल कमांड एरिया है ग्रेटर देन 2,000 हेक्टेयर एंड अप टू 10,000 हेक्टेयर। और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में वो आएंगे जिनका कल्टीवेबल कमांड एरिया है लेस देन और इक्वल टू 2,000 हेक्टेयर। ओके, सो अप टू 2,000 वाले माइनर में आएंगे, ग्रेटर देन 2,000 अप टू 10,000 वाले मीडियम में आएंगे एंड ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर्स वाले मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Human Development Index measures each country's social and economic development by focusing on 4 factors, which is not one of them. So Financial Inclusion Index, Human Development Index, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ऑप्शन है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ऑप्शन सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन डी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया? यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अब इसके जो मेन डायमेंशंस है वो कौन कौन से हैं? पहला है हेल्थ, हेल्थ के अंदर में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। फिर दूसरा है एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर 2 चीजें आती हैं। पहला है आपका एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कोई नया बच्चा जा रहा है इनरोलमेंट करने तो कितना एक्सपेक्टेड ईयर्स है स्कूलिंग का, और एडल्ट्स के लिए कितना एवरेज ईयर्स उनका स्कूलिंग हुआ है, सो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच इज मेजर्ड थ्रू ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये मेन 3 डायमेंशंस हैं और इसके अंदर के ये इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। सो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है। ओके, इंडिया की अगर रैंक बात करें लेटेस्ट इसमें जो 2025 में आई है दैट इज 130। 193 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 130 मिली है इन 2025 रिपोर्ट विच इज बेस्ड ऑन 2023 डेटा। 2023 डेटा के ऊपर ही 25 की रिपोर्ट यूएनडीपी ने निकाली थी जिसमें इंडिया की रैंक 130 थी। ठीक है, साथ में अगर इसकी HDI वैल्यू पूछे जो इंडिया की इसमें मेंशन करी गई है दैट इज 0.685 और इसको पुट किया है इंडिया को इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। तो इस तरीके से ये वेरी लो, लो, मीडियम, हाई इस तरीके से पुट करते हैं, इंडिया को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में अभी पुट किया गया है। ठीक है, तो ये सब लेटेस्ट चीजें हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेगी बट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। सो इंडिया की लेटेस्ट रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 है, स्कोर है 0.685। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है, 3 डायमेंशन है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ इज मेजर थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन थ्रू एक्सपेक्टेड एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। सो देखिए जो भी ये न्यू चीजें आई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की हो चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के शेयर करिए। इसमें मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के क्वेश्चंस नहीं लिए बट वो एग्जाम में आएंगे क्योंकि उसमें से जो 2025 की न्यू गाइडलाइंस थी वो ऑलरेडी प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में शेयर करी थी, उसमें भी था आपका PSL, इसलिए दोबारा से इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं लिए, तो वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। सारी जो भी न्यू लिमिट्स है फॉर द हाउसिंग लोन, रेन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आएंगे जरूर से। सो 2025 की सारी आप लोग PSL गाइडलाइंस भी जरूर से देख के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर एक्सक्लूडेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ऑप्शन है KCC होल्डर्स हैविंग क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹50,000 और अबव, ऑप्शन बी हाउस होल्ड्स विद एनी मेंबर ऑफ फैमिली अर्निंग मोर देन 10,000 पर मंथ, ऑप्शन सी those owning 2.5 acres or more of irrigated land with at least one irrigation equipment, ऑप्शन डी all of the above। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये देखिए मैंने पूरी लिस्ट दी है, ये सभी लोग एक्सक्लूडेड होते हैं जो ऑलरेडी पक्का हाउस में रह रहे हैं, जिनके पास कोई मोटराइज इक्विपमेंट है, जिनके पास KCC लिमिट जिनकी 50,000 या उससे ज्यादा है, जिनके यहाँ कोई भी मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी की इनकम 10,000 पर मंथ है, किसी तरीके का टैक्स पे कर रहा है, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स,
फ्रिज, फोन है, या 2.5 एकड़ की इरिगेटेड लैंड है विद एटलीस्ट 1 इरिगेशन इक्विपमेंट, या फिर 5 एकर्स की इरिगेटेड लैंड है फॉर 2 और मोर क्रॉप सीजन, या फिर 7.5 एकर्स की लैंड है विद एटलीस्ट 1 इरिगेशन इक्विपमेंट। तो ये सभी लोग क्या है, एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आएंगे, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में कवर नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट इन स्टेट्स और यूटीज विद मोर देन 2 मिलियन inhabitants देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, विच वन इज करेक्ट अमंग देम? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत एट ब्लॉक लेवल, ऑप्शन बी पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ऑप्शन सी पंचायत समिति एट विलेज लेवल, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एट स्टेट लेवल। सो कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल करेक्ट है। अब ये जो पार्ट 9 था, इट वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें इन्होंने 3 टियर पंचायत राज सिस्टम के बारे में बात करी है, जिसमें पहला आता है आपका ग्राम पंचायत, जो कि सेटअप होता है एट विलेज लेवल पे, विच हैव डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, जो उसका होता है सरपंच कहलाता है। फिर होता है आपका पंचायत समिति, विच इज एट द इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम पंचायत से इलेक्ट होते हैं और चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। और थर्ड होता है जिला परिषद, विच इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो इसमें ये बोला है जो भी स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 2 मिलियन है, उनको ये 3 टियर एडॉप्ट करना है, और जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 2 मिलियन है, यानी कि लेस देन 20 लाख वाली जो पॉपुलेशन है, जिन स्टेट्स में लेस देन 20 लाख और 2 मिलियन, वो लोग चाहे तो दे कैन ऑप्ट आउट दिस इंटरमीडिएट लेवल। कौन सा? यानी पंचायत समिति वो चाहे तो ना भी करे, जो ब्लॉक लेवल की। बाकी ग्राम पंचायत जिला परिषद होना चाहिए। तो उन स्टेट जिनका पॉपुलेशन लेवल लेस देन 20 लाख है, तो दे कैन ऑप्ट आउट ऑफ दिस इंटरमीडिएट लेवल। अदरवाइज अगर 2 मिलियन से ज्यादा है, यानी 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है स्टेट्स या यूटीज में, तो उनको 3 टियर पंचायत राज सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है, फॉर्मिंग ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? ऑप्शन ए इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी बोथ इन ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट। Option B, enhance the adoption of precision irrigation and other water saving technologies, more crop per drop. Option C, enhance the recharge of aquifers and introduce sustainable water conservation practices. Option D, all of the above. So right answer है all of the above. ये स्कीम आई थी जिससे कि प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट हो सके, हर एक जो वाटर यूज है उसका एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, बेटर इरिगेशन हो सके, जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छे से रिचार्ज हो सके, वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, NRLM, which is National Rural Livelihood Mission, has provided interest subvention for all the eligible self-help groups to get a loans at dash per annum from financial institutions. Further, additional dash interest subvention is available on the prompt repayment. So options are 9% and 4%, option B 7% and 3%, option C 9% and 2%, option D 7% and 2%. सो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में जो भी एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, दे गेट एन इंटरेस्ट सबवेंशन, तो उनको लोन्स मिल जाते हैं 7% पर एनम। साथ में इफ दे मेक द प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, दे गेट एन एडिशनल 3% सबवेंशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? ऑप्शन है रुपीज 1 लाख करोड़ कॉर्पस with interest subvention of 4% on the loan up to 1 crore for 5 years and the credit guarantee. Option B, rupees 1 lakh crore corpus with the interest subvention of 3% on the loans up to 1 crore for 10 years and credit guarantee. Option C, rupees 1 lakh crore corpus with the interest subvention of 3% on loans up to 2 crores for 7 years and credit guarantee.
ऑप्शन डी ₹1 लाख करोड़ कॉर्पस विद द इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% ऑन लोन्स अप टू 5 करोड़ पर 5 years एंड क्रेडिट गारंटी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये आया था आपका 2020 में, जो कि 1 लाख करोड़ के कॉर्पस के साथ ये फंड बना था, जिससे कि ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सके फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द फार्मर्स, जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिल्डअप हो सके, उसके लिए ये फंड आया था। ओके, जिससे कि उनका वेस्टेजेस है वो रिड्यूस हो सके, इट कुड इम्प्रूव देयर मार्केटिंग। तो ये मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए ये फंड बना था, जिसका कॉर्पस था 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ तो सारे ये ऑप्शन में दिख रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका टोटल कॉर्पस जिससे ये फंड बना था दैट वाज 1 लाख करोड़। इस स्कीम के अंदर में जो लोन्स होते थे अप टू 2 करोड़ फॉर बिल्डिंग वेयर हाउसेज, स्टोरेज फैसिलिटी, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था 3% पर एनम। इन जो लोन्स होते थे इनका टेन्योर होता था मैक्सिमम 7 years का, और साथ में क्रेडिट गारंटी भी इसके अंदर में रहती थी। Okay, so this was made with the funding of 1 lakh crore. Interest subvention provided was 3%. Annual subsidy was given on the loans up to 2 crores, having 10 for the maximum period of 7 years. Repayment period और credit CGT MSE के थ्रू क्रेडिट गारंटी भी था। सो बैंक्स भी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोन्स इसके अंडर में प्रोवाइड कर सके। सो दैट क्रेडिट गारंटी वाज आल्सो कवर्ड अंडर CGT MSE, ऑल द लोन्स अप टू 2 crores. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना। ऑप्शन ए एलिजिबल सब्सक्राइबर्स should be Indian citizens 18 to 40 years old with a savings bank account. Option C, guaranteed pension amount of 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 and 10,000 per month is given based on contribution. Option C, if the subscriber dies, his or her spouse will be entitled to the same benefit as subscriber. Option D, from 1st October 22, individuals who are or have been income taxpayers are not eligible to join Atal Pension Yojana. तो कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? ऑप्शन बी फॉल्स है। इसमें जो गारंटीड पेंशन अमाउंट है दैट इज 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और मैक्सिमम 5,000 तक का पेंशन मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कितना कंट्रीब्यूशन किया है सब्सक्राइबर ने। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको याद रखना है। एज क्राइटेरिया 18 to 40 ईयर्स है फॉर ज्वाइनिंग स्कीम। सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो स्पाउस को सेम बेनिफिट्स मिलते हैं, और फिर उसकी भी हो जाती है तो नॉमिनी को जो भी लमसम पेमेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो रिटर्न कर दिया जाता है। 1 अक्टूबर 22 में इसमें न्यू चेंजेस आए थे कि जो कि इनकम टैक्स पेयर्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। ओके, वो एनपीएस ज्वाइन कर ले लेकिन एपीवाई के अंदर दे आर नॉट एलिजिबल। ओके, नेक्स्ट है Dash scheme launched by India's Ministry of Panchayat Raj uses drones and mapping techs to give rural household legal property ownership cards. Options are Manrega, option B Deen Dayal Antyodaya National Rural Livelihood Mission, option C Swamitva, option D PMA Wise Gram. सो राइट आंसर है स्वामित्वा। स्वामित्वा पे पहले क्वेश्चन आ चुका है। स्वामित्वा स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है पता होना चाहिए। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। स्वामित्वा का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। इम्प्रोवाइज तो पावर्टी होता है, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। सो इसके अंदर में क्या था, ड्रोन्स यूज करे गए थे फॉर द मैपिंग ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी। तो जिससे क्या एक प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड क्रिएट हो सके, साथ में जो घर थे उनपे उन लोगों को क्या है लीगल प्रॉपर्टी ओनरशिप कार्ड मिला गया था, जिससे कि उनकी लैंड को वो यूज कर सके एज एन असेट, अगर उनको किसी भी तरीके का लोन अगर चाहिए हो तो, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन द प्रॉपर विलेज प्लानिंग। तो इसके थ्रू क्या है पूरा मैपिंग करी गई थी कि ये डिफरेंट लैंड एरियाज है, ये इसके नाम पर है, तो किसका किस पे टाइटल है, ओके, तो पूरा ये ओनरशिप किसका है। तो प्रॉपर एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स करने के लिए, प्रॉपर विलेज प्लानिंग के लिए ये स्कीम करी गई थी। ओके, स्वामित्वा विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। Next, DAS is an Indian initiative to develop indigenous prototype for a drone-based crop and soil health monitoring system using hypersectoral remote sensing.
ऑप्शंस आर सेंसग्री, ऑप्शन बी सेंसरी, ऑप्शन सी ई एग्री, ऑप्शन डी ड्रोन एग्री। सो राइट आंसर है सेंसग्री। सेंसग्री स्टैंड्स फॉर सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो ये एक इनिशिएटिव था जहाँ पे एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया गया था, जिससे कि ड्रोन बेस्ड एक प्रोटोटाइप, जिससे कि एकदम रियल टाइम पे सॉइल हेल्थ है उसको मॉनिटर कर सके। ओके, तो किसमें सॉइल में अगर कुछ डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की तो अप्लाई कर सके, प्रॉपरली टाइमली फर्टिलाइजर कर सके। ओके, तो उसके लिए ये सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ऑफर्स डैश फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउस इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वेयर एट लीस्ट डैश ऑफ द हाउसेस आर फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड अ सिंगल project has at least 250 houses. Options are 1 lakh and 33%, option B 1.5 lakhs and 35%, option C 2 lakhs and 30%, option D 2.5 lakhs and 35%. सो पीएमएवाई के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, वैसे अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है 1.5 lakhs पर ईडब्ल्यूएस हाउस जो बना है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे 35% हाउसेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बने हैं। ओके, वहां पर ये फंडिंग प्रोवाइड करता है अप टू 1.5 lakhs अंडर दिस कंपोनेंट के अंदर में गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है टू सच हाउसेस। ओके, और वैसे प्रोजेक्ट्स को जहाँ पर कम से कम 250 हाउसेज जिन प्रोजेक्ट में बने हैं और जिसमें 250 में 35% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बने हैं, वहां पर 1.5 lakhs पर ईडब्ल्यूएस हाउस फंडिंग प्रोवाइड की जाती है अंडर पीएमएवाई अर्बन स्कीम। ओके, नेक्स्ट है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी subvention scheme, interest subsidies provided at the rate of dash for the loans up to 6 lakhs, dash for the loan up to 9 lakhs and dash for the loan up to 12 lakhs. Options are 6%, 4% and 3%. Option B 7.5, 4.5 and 4%. Option C 6.5, 4 and 3%. Option D 6.5, 4.5 and 3%. तो सीएलएसएस के अंदर में 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है लोगों को। लोअर इनकम ग्रुप, ओके, इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप में, ओके, मिडिल इनकम ग्रुप 1, MIG 1, MIG 2। सो अगर लोन्स दिए जा रहे हैं अप टू 6 lakhs तो उसमें जो सब्सिडी मिलती है दैट इज 6.5%। फॉर द लोन अप टू 9 lakhs 4% है, और फॉर 12 lakhs जो MIG 2 के लिए मिलता है उसमें 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। मैक्सिमम जो लोन का टेन्योर होता है रीपेमेंट का इसमें होता है दैट इज अप टू 20 years। सो इस तरीके से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। दोज हु आर हैविंग इनकम अप टू 3 lakhs, 6 lakhs, 12 lakhs, 18 lakhs, so they are eligible to get the loans up to rupees these 6 lakh, 9 lakh, 12 lakhs। तो उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट सब्सिडी के परसेंटेजेस है जो आपको पता होने चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट है, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। Options are GDP at market prices is equal to gross value added at basic price plus taxes on products minus subsidies on products. Option B GDP at market price is equal to GVA at basic price minus taxes on products plus subsidies on projects. Option C GDP at market price is equal to GVA at basic price plus taxes on products plus subsidies on product. Option D GDP at market price is equal to GVA at basic price minus taxes on products minus subsidies on products. So correct formula है ऑप्शन ए। So GDP at the market price is calculated at gross value added at basic price plus जो उसमें taxes impose होते हैं that plus indirect taxes minus the subsidies provided by the government on the products that would be deducted. Okay, so this is the right formula for calculating GDP at market price. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से इसे लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ के लिए ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। देयर यू विल गेट एक्सेस टू द पीडीएफ्स। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।